अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, इसके लिए कुछ नोट्स लिख लें। नंबर 1 लिए लिख लें। If actual fixed overheads and budgeted fixed overheads both are needed in question, but only one of them is given, then both are assumed to be equal. अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अच्छा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों चाहिए होंगे? जो प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने कल वाले सवाल में खुद लिखवाई थी, फिक्स्ड ओवरहेड वाला जो पोर्शन था उसमें, और साथ ही ब्रैकेट में आपको कहा था कि फिक्स्ड ओएआर है, तो अगर आपको फिक्स्ड ओएआर ना दिया हो, खुद निकालना पड़ो, तो क्या होगा न्यूमरेटर? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ना, तो इसलिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए और एक्चुअल तो चाहिए मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो अगर आपको बजटेड और एक्चुअल दोनों चाहिए सवाल में, लेकिन है सिर्फ एक ही, तो मान लें कि दोनों बराबर है, यानी उसी से काम चला लेंगे। दूसरा नोट लिखें। अच्छा, जो दूसरा नोट है ना, ये वो जो आपको होमवर्क दिया था सवाल, उसकी वजह से लिखवा देता हूं। वैसे तो ये आपको बेसिक अकाउंटिंग में पता है, लेकिन चलें फिर भी मैं लिखवा देता हूं। दूसरा नोट लिखवा रहा हूं। इफ प्रोडक्ट कॉस्ट in current year is different from last year, if product cost in current year is different from last year, then क्या आगे लिख रहा हूं, जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं इन पे कौन सी वाली प्रोडक्ट कॉस्ट लगेगी? लास्ट ईयर वाली। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इन पे कौन सी लगेगी? करंट ईयर वाली। और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, अगर फाइफो है तो फिर करंट ईयर वाली, और अगर वेटेड एवरेज है तो आपको जिस तरह बचपन में अकाउंटिंग में सीखा है कि ओपनिंग की अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो इसमें फिर हमें उस एवरेज रेट पे ही लेना पड़ेगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स पिछले साल वाला रेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इस साल वाला रेट, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगर फाइफो है तो वो नए वाले में से ही होंगे, लेकिन अगर वेटेड एवरेज है तो फिर आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, जो इंट्रो में सीखा हुआ है, FR1 में भी सीखा हुआ है।
FR1 में कहाँ सीखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने FR1 में पढ़े हुए हैं। एक नोट ये हो गया। नेक्स्ट नोट लिखें। Since income statement, since actual income statement for the period just ended is required in question. Since actual income statement for the period just ended is required in question, therefore all actual costs are used. Therefore, all actual costs are used except in absorption costing, fixed overhead portion, except in absorption costing, fixed overhead portion in product cost per unit is fixed OAR. अच्छा, इस पूरे का मतलब दोबारा बताता हूँ। क्योंकि गुजरे हुए पीरियड की एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट हम सवाल में बना रहे होते हैं, तो सारा कुछ एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा होगा, सिवाय जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं हम, उसके अंदर जो फिक्स्ड ओवरहेड वाला पोर्शन है वो क्या होगा? वो फिक्स्ड OAR होगा। और फिक्स्ड OAR कैसे निकलता है? न्यूमरेटर क्या होता है उसका? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो बस यहां पर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में सब एक्चुअल है। चलिए नेक्स्ट नोट लिखें। फिक्स्ड OAR per unit, fixed OAR per unit is calculated on the basis of fixed OAR is calculated on the basis of either budgeted production और नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होती है? नॉर्मल प्रोडक्शन बिजनेसेस निकालते हैं, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग IS2 में शायद पढ़ा होगा बचपन में। नॉर्मल प्रोडक्शन जो होती है कि अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस,
हम नॉर्मली कितने यूनिट्स बना लिया करते हैं, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। अगले साल कितने बनाएंगे, ये बजटेड प्रोडक्शन है। इस साल एक्चुअली कितने बनाए, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। दोबारा, इस साल एक्चुअली कितने बनाए, एक्चुअल प्रोडक्शन। अगले साल कितने बनाएंगे, बजटेड प्रोडक्शन। नॉर्मली हर साल ऑन एन एवरेज नॉर्मल हालात में हम कितने बना लेते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन। तो ये जो OAR है ये बजटेड प्रोडक्शन पे भी निकल सकता है और नॉर्मल प्रोडक्शन पे भी निकल सकता है। बजटेड प्रोडक्शन पे निकलता है तो हर साल चेंज होता होगा, नॉर्मल प्रोडक्शन पे निकलता है तो सेम भी रह सकता है। बहरहाल नॉर्मल प्रोडक्शन भी इस्तेमाल हो सकती है, बजटेड प्रोडक्शन भी इस्तेमाल हो सकती है, मैनेजमेंट की मर्जी। एग्जाम में क्या करें, अगर तो बताया हुआ किस पे बेस करना है तो उस पे बेस करना है, लेकिन अगर नहीं बताया और दोनों दिए हुए तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ले लेना। लिख लें ये बात कि अगर आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन है और बताया है कि किस पे बेस करना है फिक्स्ड OAR, तो जो बताया है वो कर लेना, लेकिन अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे कर लेना। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब आपको कल एक सवाल होमवर्क दिया था ATF लिमिटेड वाला। इस सवाल में सिर्फ एक ही, वो भी छोटा सा पॉइंट था कि आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स फाइफो के दिए हुए थे, मार्जिनल के आपने खुद निकालने थे। तो फाइफो और सॉरी एब्जॉर्प्शन के दिए हुए थे, मार्जिनल के आपने खुद निकालने थे। तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की इन्वेंट्री में फर्क किस चीज का होता, फिक्स्ड ओवरहेड्स का। और साथ अगला सेंटेंस लिखा हुआ था कि 16% फिक्स्ड ओवरहेड्स थे। तो अगर पिछले साल का जो स्टॉक दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन का, अगर उसमें से 16% निकाल दें या उसका 84% ले लें तो पीछे मार्जिनल का स्टॉक बच जाएगा। बस ये एक पॉइंट था उसमें, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। इसमें जिन्होंने पैक की बुक से किया है वो तो ये सीधा सा सवाल था। राइस की बुक में इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए ना एक पार्ट उसका और बना लिया, यानी ये जो पार्ट ए था इसको डबल कर लिया। एक बार कह दिया कि इसको आप फाइफो से सॉल्व कर लें और एक बार कह दिया कि वेटेड एवरेज से सॉल्व कर दें, ताकि डबल प्रैक्टिस हो जाए। तो जिनके पास राइस की बुक है उन्होंने तो ये किया होगा, जिनके पास पैक की बुक थी वो वैसे तो काफ़ी है, फाइफो से कर लिया काफ़ी है। जो असल में आई कैप का सवाल था वो फाइफो वाला ही था, लेकिन ठीक है राइस में एक एक्स्ट्रा पार्ट बनाया हुआ है, तो अगर कोई करना चाहे तो कोई बच्चा ना राइस की बुक में से ये सवाल कॉपी पिक्चर लेके तो ग्रुप में भेज दे। तो बाकी जिन्होंने ये पैक की बुक से किया हुआ है वो अच्छा एक प्रैक्टिस और हो जाएगी। अगर वेटेड एवरेज मेथड से भी कर लेंगे तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो लिखवा है। दूसरा इसमें एक मसला हो सकता है, वो मैंने अभी जवाब दे दिया, मुझे कल देना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैंने ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली बात की है कि अगर आपको एक्चुअल और बजटेड दोनों चाहिए लेकिन एक ही है सवाल में तो सेम अज्यूम कर लें। इसके अलावा मुझे इस सवाल में कोई मसला लग नहीं रहा। चलें एक ये सवाल हो गया और एक और करा देता हूँ, फिर ये सवाल अगर सिर्फ इसी पे सवाल आए तो ये ख़त्म है, फिर मैं इसको मिक्स करूँगा बाकी चैप्टर्स के साथ। अभी एक सवाल और कर लेते हैं, बहुत है, और वो एक सवाल ले लेते हैं। अच्छा, ये जो एक सवाल और करा रहा हूँ ये राइस की बुक में है, पैक की बुक में नहीं है, पास्ट पेपर का सवाल है। बल्कि मैं बताता हूँ आई कैप में भी है कि नहीं है। क्वेश्चन का नाम क्या है, एक्स वाई ना।
नहीं जी, आई कैप की बुक में नहीं है। ये राइस की बुक में ही है। तो ये राइस के यार, इसमें से ना पिक्चर खींच के ग्रुप में डाल देना इस सवाल की। जिनके पास राइस की बुक है उसमें है ये पेज पेज 207, क्वेश्चन नंबर 1। ये स्प्रिंग 2014 का सवाल है। एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। पढ़ लीजिए, करता हूं बोर्ड पे। आसान सा सवाल है, लेकिन इखलाकन एक सवाल और करा देता हूं। पढ़ लें, करता हूं। हाँ जी, पढ़ लें तो सॉल्व करूं फिर। पढ़ लिया। दोनों एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिनल से भी 2013 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर दोनों के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है। वर्किंग कर लेता हूं पहले। प्रोडक्ट कॉस्ट 2013 और 2012। डायरेक्ट मटेरियल 2013 का गिवन है, 12 का गिवन है। 2013 का गिवन है, कितना? 630। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितनी है? 189। वेरिएबल ओवरहेड्स अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 40% फिक्स्ड है, तो बाकी 60% वेरिएबल है। कितना? 132। इनका जब टोटल करेंगे तो ये मार्जिनल के लिए कॉस्ट आ जाएगी कितनी?
951। और चूंकि हमने एब्जॉर्प्शन का भी सवाल करना है तो 220 में से 132 ये है तो बाकी 88। एब्जॉर्प्शन के लिए बन गया 1039। ये हो गई एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट। 2012 क्यों निकालनी है मुझे? ओपनिंग के लिए। ओपनिंग की अगर फिक्स कॉस्ट, ओपनिंग की अगर स्टॉक की वैल्यू दी होती तो बस काफी था, नहीं दी हुई इसलिए मुझे निकालनी पड़ेगी। पिछले साल की फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इस साल पिछले साल से क्या क्या चेंज आई। ये मैंने ना कुछ लेक्चर्स पहले ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब आपने 10% इंक्रीज या 5% इंक्रीज लेनी है तो 100 क्या है। मैंने ये बताया था कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो 100 है। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर प्रीवियस ईयर, यानी इस साल पिछले साल से 10% बढ़ गए। तो 100 क्या है? ये साल के पिछला साल? पिछले साल से 10% बढ़ गए हैं। 100 पिछला साल है, जिससे कंपेयर हो रहा है ना वो 100 है। अगर कहा जाए कि इस साल से 10% कम था लास्ट ईयर, अगर ये सेंटेंस होता कि इस साल से 10% कम था लास्ट ईयर, तो ये साल बेस है, इससे कंपेयर हो रहा है कि इससे कम था, तो ये 100 है। पिछला साल 90 था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये साल पिछले से 10 ज्यादा है, तो फिर पिछला 100 है, तो ये साल क्या है? ये 110 है। इसी तरह से जो मटेरियल और लेबर है, सेम सेंटेंस इन पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर ओवरहेड्स के बारे में साबित कर लिया कि वो पिछले साल से 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब पिछले साल 100 है, तो मटेरियल लेबर में भी पिछला साल 100 है और ये वाला साल 105 है। तो जब हमने परसेंटेज लगा के चेंज करनी होती है ना, तो ये जरूरी है जानना कि 100 क्या है, बेस क्या है, इंडेक्स नंबर्स QM। तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो बेस है, वो 100 है। अगर इस सेंटेंस की बात दोबारा सुन लें, अगर सेंटेंस ये लिखा होता कि लास्ट ईयर ओवरहेड्स वर 10% लोअर देन करंट ईयर, तो फिर करंट ईयर 100 है, फिर ये बेस है, इससे कंपैरिजन हो रहा है। जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है ना वो बेस होता है, वो 100 होता है। तो इस सवाल की जो वर्डिंग है, ये 100 था, ये 110 है, ये 110 है, ये 105 है। वापस जाना है, क्या करूं? 630 से वापस कैसे जाऊं? यही बात 199 के लिए और 132 के लिए 1.1 कितना? 600। अच्छा, इन तीनों में ये मैंने इस पर यूनिट को चेंज करके पिछला पर यूनिट निकाल लिया। फिक्स के लिए भी ये बात ठीक है या नहीं? क्यों नहीं है? फिक्स सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? पर यूनिट सेम क्यों रहेगा? इसको भी ऐसे ही करूं या नहीं? यानी इस साल के पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड से पिछले साल का पर यूनिट बना सकता हूं, या टोटल को प्रोडक्शन पे डिवाइड करना पड़ेगा? टोटल को प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा, जैसे वो फैल्कन वाले सवाल में भी किया था।
फैल्कन वाले सवाल में भी क्या किया था, हमने इन तीनों के पर यूनिट से अगला पर यूनिट बना लिया था, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड नया पर यूनिट निकालना पड़ा था। लेकिन इस सवाल में इसी से काम चल सकता है, इसी को मैं बस ऐसे ही कम कर लूं, यानी मैं ऐसे ही कर लूं ना, अगर 88 तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी डिनोमिनेटर वही था जो इस साल है। दोबारा सुने, मैंने मुश्किल बात कर दी। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 और 1/10 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 100। ऐसी खुद ही फिगर बनाइए। ये पिछले साल का फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये इस साल का फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। मैं इस 110 पर यूनिट से भी ये निकाल सकता हूं, इससे ही आ जाएगा 100 के नहीं। जबकि करना क्या चाहिए था, मुझे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स पिछले साल के निकाल के उनको पर यूनिट करना चाहिए था। नहीं, मुश्किल होगी बात। फैल्कन में भी, फैल्कन वाला सवाल ये जो ऑटम 17 किया था, देखें जो होते हैं ना वेरिएबल खर्चे, ये तो पर यूनिट होते हैं, इसमें हम पर यूनिट को पिछले साल की पर यूनिट बना सकते हैं। जैसे फैल्कन वाले सवाल में मैंने वर्किंग में किया था कि जो 2019 की पर यूनिट दी हुई थी, मैंने उसको 2020 की पर यूनिट बनाया था। फैल्कन वाला ऑटम 17 की बात कर रहा हूँ, जो 1 घंटा 55 मिनट की क्लास में कराया दो दिन पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने जो पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग की थी इन पर यूनिट से ही मैंने अगले पर यूनिट्स बना लिए थे। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट था, उसमें मैंने पर यूनिट से ही अगला पर यूनिट नहीं बनाया था, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स नए निकाले थे, उनको फिर नई प्रोडक्शन से डिवाइड किया था, फिर पर यूनिट बना था। क्यों किया था ऐसा? पर यूनिट से ही क्यों नहीं अगला पर यूनिट बना लिया था? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही टोटल का है। किसी साल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा, अगले साल कोई और प्रोडक्शन होगी, डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट चूंकि कॉन्सेप्ट ही टोटल का है, तो हर साल की पर यूनिट हमें नए सिरे से निकालनी पड़ती है। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर ये कहा जाए कि पिछले साल 1 यूनिट बनाने के लिए 20 रुपए का मटेरियल लगा करता था, अगले साल 10% ज्यादा लगेगा, इसका मतलब अगले साल 22 लग जाएगा। मुझे अगले साल फिर से पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट चूंकि पर यूनिट भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह बात इस्तेमाल की जा सकती है कि जब 1 यूनिट पिछले साल बनता था तो 400 रुपए का लेबर लगता था, 400 रुपए पर यूनिट लेबर। अगले साल 10% ज्यादा होगा तो अगले साल 440 लगा करेगा। अगले साल का पर यूनिट लेबर निकालने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस करूं? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये पर यूनिट के कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। समझ आ रहा है ना? लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो एज अ कॉन्सेप्ट पर यूनिट चीज ही नहीं है। यानी फैक्ट्री का रेंट है वो टोटल ही है, फैक्ट्री का रेंट पर यूनिट नहीं होता। तो जो फिक्स खर्चे होते हैं वो कॉन्सेप्ट ही टोटल का होता है। वो तो वैसे हम डिवाइड करके पर यूनिट बना लें तो बना लें, वरना एज अ कॉन्सेप्ट वो है ही टोटल कॉस्ट। तो जो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इनमें अगर किसी साल की पर यूनिट गिवन है तो उसी को चेंज करके अगले पिछले साल की पर यूनिट ही निकलेगी, जैसे इसमें किया। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, इसी पर यूनिट को चेंज करके अगला पिछला साल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पर यूनिट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये है ही टोटल का कॉन्सेप्ट। क्या ये देखें, मिसाल फिर देता हूं, ये बात तो लॉजिकल है कि 1 यूनिट पे अगर 200 रुपए का मटेरियल लगता था इस साल, यानी मटेरियल पर यूनिट 200 रुपए है, तो अगले साल वो 10% महंगा हो गया होगा। तो हम अगले साल की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें? 220 कर लें। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट से ही अगले साल की पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट बना सकते हैं। इसी तरह यहां भी किया कि 2013 में पर यूनिट कॉस्ट ये है, पिछले साल में 10% कम,
तो इसी को 10% कम किया तो पिछले साल की पर यूनिट आ गई। पर यूनिट में पर यूनिट मूव किया जा सकता है वेरिएबल में, लेकिन ये कहा जाए अगर कि अच्छा पिछले साल जो रेंट होता था ना पर यूनिट, वो अगले साल 10% और ज्यादा होगा, भाई रेंट पर यूनिट होता ही नहीं है। हाँ ये बोला जाएगा कि पिछले साल जो टोटल रेंट था वो अब 5% महंगा हो जाएगा, तो वो टोटल है जो 5% महंगा हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि पिछले साल 1 लाख रुपए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड थे, अगले साल 10% महंगे हो जाएंगे, तो वो टोटल है जो 10% महंगे होकर 1,10,000 हो जाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कॉन्सेप्ट ही टोटल का होता है। जब उसमें महंगाई या सस्ते होने की बात हो रही होती है तो टोटल की हो रही होती, लेकिन जो वेरिएबल खर्चे हैं वो चूंकि पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अगर महंगा सस्ते होने की बात हो रही है तो वो पर यूनिट महंगा सस्ते होने की बात हो रही है। इतना ज्यादा डिस्कस कर लिया, मुझे लग रहा है मैं समझा पाया हूं बात, सही है ना। तो चूंकि फिक्स कॉस्ट टोटल का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे करना यह चाहिए था इस सवाल में कि इस 88 से पहले मैं टोटल निकालूं, उस टोटल से फिर मैं पिछले साल का टोटल निकालूं, और फिर पिछले साल का पर यूनिट निकालूं तो यहां लिखूं। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए था ना। इनमें ऐसा क्यों नहीं किया? इसमें 630 को ही क्यों 1.1 से डिवाइड कर दिया 1.05 से? क्योंकि पर यूनिट चीजें हैं ये, क्योंकि वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर 1 साल की है और अगले पिछले साल की चेंजेस बताऊं तो हम डायरेक्टली अगले पिछले साल की पर यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो चूंकि कॉन्सेप्ट ही टोटल है, तो अगर आपको पर यूनिट दी हुई है तो पहले इसको टोटल में जाना पड़ा, फिर टोटल को अगले पिछले साल कम ज्यादा किया, फिर उसकी पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, जो मैंने फैल्कन वाले सवाल में किया था। फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड ऑटम 17, उसमें पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स 400 शायद दिए हुए थे, उनको पहले मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स बनाए, उसमें फिर महंगाई डाली, डेप्रिसिएशन एडजस्ट की, फिर इस साल की प्रोडक्शन से फिर डिवाइड करके पर यूनिट बनाया। तो इसमें भी करना ऐसे ही चाहिए था कि पहले मैं 88 से टोटल पे जाऊं, फिर उन टोटल को पिछले साल के टोटल में कन्वर्ट करूं, और फिर दोबारा पर यूनिट करूं। करना ऐसे ही चाहिए था ना। लेकिन इसमें मैं इस पर यूनिट से चला सकता हूं काम। क्यों चला सकता हूं? 1 लाख से 1,10,000 या 100 से भी 110 कर लें, क्यों सेम आंसर आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो इस सवाल में फिक्स्ड ओआर निकालने का डिनोमिनेटर क्या है? फिक्स्ड ओआर निकालने के लिए क्या बेस रखी जाती है, बजटेड या नॉर्मल? पॉइंट नंबर 3 नॉर्मल। तो वो पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए मैं 88 ही को ऐसे कर सकता हूं। अगर ये बात किसी को अजीब लग रही है तो आप ऐसा करें, 88 से पहले टोटल पे जाएं, फिर इसको 1.1 डाउन करें, फिर जो आंसर आए उसको फिर 15,000 से डिवाइड कर दें, तो ये वाला आंसर निकलेगा। कितना आ गया? एक दिन की छुट्टी आ गई ना, मुझे लग रहा है मैं तो बड़ी मुश्किल से समझा पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? बड़ी जान लगानी पड़ रही यार मुझे, पता नहीं क्या वजह। ये मुझे पॉइंट समझ आया कि पर यूनिट ही को चेंज क्यों कर लिया। क्या जी? जी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। अच्छा जी, ये हो गई प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद यूनिट्स की मूवमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं यूनिट्स की मूवमेंट बता रहा हूँ ना, अगर किसी काबिल बच्चे को लगता है कि इसके लिए वर्किंग की क्या जरूरत है, ये तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा, कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं तो चूंकि अवाम को सामने रख के पढ़ा रहा होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वर्किंग्स के फॉर्मेट्स रखूँ ताकि उसको लोग फॉलो कर लें। प्रोसेस में भी कोशिश यही की थी कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज चलूँ, लेकिन एग्जामिनर को वो वर्किंग चाहिए जो उसको समझ आ रही हो। अगर आप पूरी स्टेटमेंट की वर्किंग की बजाय ब्रैकेट में एग्जामिनर को समझा सकते हैं, बहुत है, काफ़ी है। ये तो मैं सब स्टूडेंट्स, हर तरह के स्टूडेंट हैं, लाइक नहीं, दरमियाने सारे ही हैं,
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने तो सबको सामने रख के और आसान रहते हुए पढ़ाना है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वर्किंग इसकी बजाय आप और बेहतर तरीके से ब्रैकेट में कर सकते हैं तो ठीक है। बस असूल याद रख लें कि वर्किंग वो होती है, सबसे पहली बात सही हो, दूसरी बात करने वाले को भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए, नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो टेबुलर फॉर्मेट में हो, ब्रैकेट में भी चलेगा। तो ये यूनिट का जो मैं यहां पर काम करने लगा हूं, अगर आपको ऐसे नहीं करना, ब्रैकेट में करना है तो भी ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी? ओपनिंग फिनिश गुड्स सवाल में दी हुई हैं 4000, और इसके अलावा क्लोजिंग भी दी हुई है और प्रोडक्शन भी दी हुई है। अच्छा, प्रोडक्शन एक्चुअल लिखना, ये 15,000 ना लिख लेना। तो ये 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो यहां से निकल आएंगी हमारे पास कितनी? 13,000, ये सेल्स आ गई। और चूंकि एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी निकालना पड़ेगा, बाद में निकाल देता हूं। पार्ट ए, इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन फिगर्स में रुपीस करना है, रुपीस कर लें, 1000 करना है, 1000 कर लें, 1000 कर लेता हूं मैं। थाउजेंड्स कर रहा हूं। सेल्स यूनिट्स हमने वो निकाल लिए 13,000, और प्राइस दी हुई है कितनी? 1600। 1000 में हूं मैं। 20,800 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं 4000, और एब्जॉर्प्शन की पिछले साल की कॉस्ट कितनी थी? ओपनिंग है ना, तो पिछले साल वाली कॉस्ट 980। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12,000, और इस साल की कॉस्ट 1039, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स FIFO है, वेटेड एवरेज है? FIFO है, तो इसलिए 3000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1039 से। बताइए फिगर्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स 3920, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12 468, 3267। तेरह 121। यार कैलकुलेशन चेक कर लिया करो आप भी, तो फिर अच्छा है ना, दो बैठे हैं तो क्रॉस चेक तो हो जाए। कितना? 7679। इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा अंडर या ओवर अप्लाइड। अप्लाइड, अप्लाइड के लिए क्या चाहिए? OAR, OAR है 88 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000, और क्या चाहिए? एक्चुअल, एक्चुअल नहीं है, क्या करें?
कहाँ गिवन? कौन सी प्रोडक्शन? वो तो अप्लाइड आ गए ना, फिक्स्ड OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन तो अप्लाइड आ गए। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? है नहीं नहीं, एक्चुअल जो फॉर द ईयर एक्चुअल हुए हैं वो 2013 गुजर गया है, जो एक्चुअल फॉर द ईयर हुए हैं वो। ये तो नॉर्मल कैपेसिटी है ना। दो सौ बीस का 40%, वो तो ये आ गया 88। एक्चुअल टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर कितने हैं ये पूछा है। फिक्स्ड OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, अप्लाइड ऐसे ही निकालते हैं ना, तो मैंने इनटू 12,000 कर दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा हूँ। अरे इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है यार। अच्छा चले, ये 88 कैसे निकला होगा, असल में कैसे निकला होगा 88? बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स को 15,000 से डिवाइड किया होगा, ठीक है। टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को 15,000 नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड किया होगा। ये जो 88 निकला था ये निकला हुआ था टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड किया होगा 15,000 से। 15,000 क्या है नॉर्मल कैपेसिटी, तो 88 आया था। मल्टीप्लाई कर लें, टोटल बजटेड आ जाएंगे। और सवाल में बजटेड एक्चुअल नहीं बताए, तो इसी बजटेड को क्या गलत है वो फिगर्स? मेरी मेमोरी में आ रही नहीं थी ये फिगर्स, मैंने इसलिए कहा था चेक कर लें। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्या करूं? 311, फिर सोच ले यार। ये 13271 GP 7529। अच्छा अब ये एडजस्टेड GP निकल आया, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं और
इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? टोटल बजटेड एफओएच आ जाएंगे। और इसी को एक्चुअल मान लें, और कुछ है नहीं तो इसी को एक्चुअल मान लेते हैं। कह नहीं पा रहे थे तो इसी को हम एक्चुअल भी मान लें अगर, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 15,000 कितना? 1320। तो अंडर अप्लाइड है कितना? 264 अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स 264। सेवन टू सिक्स फाइव, ये हो गया एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद क्या आएगा? एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और जो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं इनमें पर यूनिट दिए हुए और बस और कुछ नहीं बताया इनके बारे में, तो पर यूनिट लिख दूं वहां पर है? टोटल लिखेंगे ना, टोटल कैसे निकालूं? वैसे तो एक लाइन ही काफ़ी है, लेकिन चाहिए तो फिर भी होगी तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। एब्जॉर्प्शन में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस ऐसे ही मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, वरना एब्जॉर्प्शन में नहीं थी ज़रूरत। जी टोटल कैसे निकालूं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 165 पर यूनिट, इसमें से 40% वेरिएबल है कितना? 66, और बाकी 99 फिक्स्ड है। क्या करूं? टोटल कैसे करूं? पर यूनिट है, टोटल कैसे करूं? हाँ जी, इनटू कौन से यूनिट्स? जी सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दिए हुए हैं, तो किससे डिवाइड करके पर यूनिट बनाया होगा उनको? यूनिट्स प्रोड्यूस से क्या यूनिट सोल्ड से? सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, यूनिट सोल्ड से, तो इनको 13,000 से डिवाइड किया गया होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें आपको पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, तो अकल की बात है कि इनको पर यूनिट कैसे बनाया गया होगा? यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके बनाया गया होगा, तो यूनिट सोल्ड से वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना? 858 1287, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5120। अच्छा यहां पर एक बात पूछ रहा हूं आपसे, शायद क्लियर ही हो, बस दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस थे, इनको भी पर यूनिट इनटू यूनिट्स करके टोटल निकाला। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी पर यूनिट है और इनको भी इनटू यूनिट्स किया तो टोटल निकल आया। तो ये भी वेरिएबल नहीं हो गए, इनमें फर्क क्या है? तो फिर फिक्स वेरिएबल एक जैसी चीज हो गई। दोबारा सुने, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 66 पर यूनिट है, टोटल से मल्टीप्लाई किया यूनिट्स, अमाउंट आ गई। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जी वो 99 रुपए पर यूनिट है, अच्छा चलो उसको भी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर वो भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, इसको भी यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है?
अच्छा चले मैं सवाल को और इंप्रूव करता हूं। अगर ये अगले साल का भी सवाल होता, यानी 2 साल बनाने होते, अगर ये सवाल 2 साल का होता और हमने दूसरे साल की इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती और अगले साल यूनिट्स होते लेट से 15,000, तो अगले साल के सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते? 15,000 से मल्टीप्लाई कर देते। मैं सवाल दोबारा कर रहा हूं, आपको ये 2013 का डाटा दिया हुआ है, 2013। अगर सवाल में 2014 भी रिक्वायर्ड होते और 2014 के अंदर यूनिट सोल्ड 15,000 होते, बल्कि 15 नहीं लिखता, आपको लगेगा नॉर्मल कैपेसिटी है, 16,000 होते, तो 2014 की इनकम स्टेटमेंट में ये फिगर्स कैसे बनाते? सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल फिक्स्ड कैसे बनाते? यही सवाल ऐसे ही है, बस एक एडिशन किया है कि 2014 भी होता और 2014 में इतने यूनिट्स बेचे होते। अब 2014 की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेलिंग एक्सपेंसेस के सामने इन दोनों के सामने क्या लिखते, ये पूछा है मैंने। छियासठ इंटू 16,000 और 99 इंटू 16,000 ये कर देते। यही करते। तो अगर 99 को 99 ही रख के हर साल के यूनिट से मल्टीप्लाई करता जाना है, तो फिर ये फिक्स्ड कैसे है? बढ़ेंगे, बढ़ा दिए, ये भी ऐसे ही होगा। फिर सर हम लोग जब सवाल पहले करते थे सर, हम वेरिएबल में जो सेल वॉल्यूम का जो इफेक्ट होता है इंक्रीमेंट का, वो हम लेते थे, लेकिन फिक्स में नहीं लेते। तो फिर क्या गलती है इसमें? ठीक है, सही है। तो ये सही है, ये गलत है? सर ये ना उस समय मतलब जो ना हमें पर यूनिट दिया ना, वो ना ये इसके टोटल से मल्टीप्लाई करके, यानी ये सही है। तो फिर ये वेरिएबल और फिक्स दोनों में फर्क क्या है? उधर भी दोनों में ऐसे किया, यहाँ भी दोनों में ऐसे किया, फिर फर्क क्या है फिक्स्ड और वेरिएबल में? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी बात पे खुद अकल करके सोचो कि क्या ये सही है? क्या करता फिर? सर वेरिएबल को कर लेता और फिक्स कर देता, यानी वेरिएबल ऐसे करता, वेरिएबल सही है। सर हम रेट निकाल लेते हैं ना, 13% इंक्रीज होता है। बस जितना सवाल में बताया बस इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया, यही बताया और कुछ नहीं। बस मैंने वैसे कह दिया कि 2014 का भी कहा होता कि इतने यूनिट्स 14 में बेचेंगे, बस। तो 14 के सेलिंग एक्सपेंसेस ऐसे बनाते हैं या नहीं? वेरिएबल तो ऐसे ही बनाते, क्योंकि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का तो कॉन्सेप्ट ही पर यूनिट का है ना, कि 1 यूनिट बेचोगे तो 66 रुपए खर्चा होगा, 1000 यूनिट बेचोगे तो 1000 इंटू 66, 50,000 बेचोगे तो 50,000 इंटू 66। ये तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो पिछले साल का वेरिएबल सेलिंग खर्चा 66 पर यूनिट था, टोटल करने के लिए 13,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगले साल 16,000 यूनिट्स बेचेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही यही है। लेकिन फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। अगर हमने फिक्स्ड को भी ऐसे ही करना है कि हर साल 99 को हर साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, तो फिर फिक्स्ड किस बात का हुआ? तो वेरिएबल के लिए ऐसा करना ठीक है, फिक्स्ड के लिए ये हमने जो किया है ना, ये हमने जो किया है, मैं उसको बता रहा हूं क्या किया है। ये हमने किया है कि 1 यूनिट बेचते हैं तो 66 रुपए का खर्चा हुआ करता है, 13,000 चूंकि बेचे तो इतना खर्चा हुआ। 1 यूनिट बेचते हैं तो 99 का खर्चा होता है, 13,000 बेचे तो इतना हुआ, नहीं ये नहीं है। ये क्या किया है, ये किया है कि ये रिवर्स वर्किंग की है। फिक्स्ड खर्चे है ही टोटल का खर्च कॉन्सेप्ट, तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस यकीनन जितने भी थे उनको 13,000 से डिवाइड करके सवाल वाले ने 99 निकाल के दिया हुआ है। ये चाहिए। तो ये 66 को 13 से जो मल्टीप्लाई करने का रीजन है और 99 को जो मल्टीप्लाई करने का रीजन है, फर्क है। ये क्या किया मैंने, 1 यूनिट बिकता है तो 66 खर्च होता है,
13 बिकेंगे तो कितना होगा, 66 इंटू 13। ये रिवर्स चलाऊं, क्यों ऐसे 99 ऐसे निकला होगा, हमें नहीं, हमें टोटल चाहिए रिवर्स। और अगर 2013 में फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 1287 हैं तो 2014 में भी कितने होते, 1287 होते। तो वेरिएबल ऐसे निकालते और फिक्स्ड हम दोबारा से 1287 लिख देते अगर कोई महंगाई वगैरह ना होती। तो ये जो इस सवाल के अंदर मैंने 99 इंटू 13,000 किया है, आपको लग रहा होगा सर पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, इस सवाल में तो ऐसा कोई मसला था ही नहीं। तो सर खुद से मसला बना रहे हैं कि अगर 2014 भी होता तो क्या होता, इसलिए ये चीज मैंने ऐसे डिस्कस की है। वरना इस सवाल तक हाँ सिंपली ऐसा ही है कि पर यूनिट दिया हुआ है इंटू 13,000 कर ले। लेकिन इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि अगर अगला साल होता तो क्या करते, ऐसे कर देते, तो नहीं। वेरिएबल चूंकि एक कॉन्सेप्ट ही पर यूनिट का होता है तो उसको तो हम हर साल यूनिट से मल्टीप्लाई किया करते हैं, लेकिन फिक्स्ड पर यूनिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिक्स्ड है ही टोटल का कॉन्सेप्ट। मैं हटा था एक दफा भी, मैं इस यहां जो लिखा था मैं उसके आगे ही रहूं मुसलसल या साइड में आया था ना। अच्छा, पॉज करने का टाइम मिल जाएगा यार। इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल की, सेल्स तो वही रहेंगी क्योंकि सेल्स तो सेल्स हैं 20,800 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। 4,000 इंटू पिछले साल की मार्जिनल कॉस्ट और 12,000 इंटू इस साल की मार्जिनल कॉस्ट और 3,000 इंटू इस साल की मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल से सवाल सॉल्व हो रहा है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, जब एब्जॉर्प्शन से सवाल कर रहा था तो ये इस्तेमाल किया था। ग्यारह 412 12,115 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 86 मार्जिनल है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा, और वेरिएबल एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस ये निकाले हुए हैं, लेस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 858 नेट कंट्रीब्यूशन 7783। फिर क्या आएंगे, फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड फैक्ट्री वाले भी और सेलिंग भी। फैक्ट्री वाले यहाँ निकाले हुए हैं 1320 ये निकाले हुए हैं, और एडमिन सेलिंग ये निकाले हुए हैं 1287। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000
5176। रिकंसिलिएशन बनाते हैं। पार्ट बी, रिकंसिलिएशन। मार्जिनल से शुरू करते हैं कि एब्जॉर्प्शन से? क्या बताया था? मार्जिनल से कर लेते हैं। तो मार्जिनल का प्रॉफिट है 5176। जो ओपनिंग के इन्वेंट्रीज में डिफरेंस है, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग, और जो क्लोजिंग में है, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और इसका तरीका आप ये बताया था कि दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी 3920 और 3600 का डिफरेंस ले लें, यानी 3117 और 2853 का डिफरेंस ले लें। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने? 320 ऐड। फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने? 264। जी है? मैंने किससे शुरू कराया था? तो मैंने एब्जॉर्प्शन, मैंने ये तो कहा था यार, मैंने किससे शुरू कराया हुआ? जो याद करवाया उससे चलो ना यार, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा फिर। हैं? मैंने कहा है कि जो रट्टा लगाया ना उससे कर लेते हैं। अगर सोच के करना है तो बिल्कुल सोच के करें, बिल्कुल करें सोच के, कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हायर है तो क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा, मार्जिनल में लोअर है, सोच के करना है तो कर लें। लेकिन सोचने में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने रट्टा लगवा दिया था कि एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करें, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। 5176। तो ये मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। ये मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर आ गया। ये जो रिकंसिलिएशन है ना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्यों प्लस माइनस करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में आपको टाइम लग जाएगा, पेपर प्रेशर अलहदा, तो इसलिए रट्टा लगा लें। एब्जॉर्प्शन से शुरू करें, ओपनिंग स्टॉक्स का डिफरेंस ऐड, क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस लेस।
ये चैप्टर बहुत है। अच्छा, अब मैं ना इसमें आपको जो बताने लगा हूं उसका सवाल होमवर्क दूंगा, एक आज दूंगा एक कल दूंगा, लेकिन अब वो होमवर्क, कल मैं नया चैप्टर कराना शुरू कर दूंगा। अब इसमें जो बात बताने लगा हूं वो बता के वो सवाल आप होमवर्क ही करेंगे। मैंने बस बता दूंगा और आप होमवर्क करेंगे। वो जो मैंने बजटिंग के और सवाल रखे थे वो उनमें से किया कोई? वो ज्वेल्स वाला किया, ज्वेलरी वाला? वाकई? फिर तो कुछ पल्ले पड़ा के? ये बता दूं यार, एक काम करना, को 2 सेकंड के लिए ना उधर कैमरा करके वो कर लो और फिर ये कर लो, ताकि बच्चे ने पॉज करना हो तो वो कर ले। क्या? ठीक है, अब इधर कर लो। ठीक, बता दूं? अच्छा, अब इस चैप्टर में जो बाकी सवाल है ना वो आपकी मर्जी है, हस्बे तौफीक करना चाहें तो कर लें। ये 2 सवाल काफ़ी थे। अब जो आपको होमवर्क दूंगा वो इसी की मज़ीद प्रैक्टिस हो रही होगी, लेकिन उनमें क्या और ख़ास बात है, अच्छा इस चैप्टर में ये जो चैप्टर 5 पढ़ा है, क्या सीखा इस चैप्टर में, क्या सवाल आएंगे इस चैप्टर के, यानी क्या है इस चैप्टर में? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स यानी इनकम स्टेटमेंट, ये चैप्टर 5 है। वैसे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलेंगे, लेकिन इस चैप्टर 5 के अंदर क्या था? मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना और दोनों मेथड्स के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना, ये चैप्टर 5 था। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बस यही है? नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई चैप्टर्स में सवाल, टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे शायद प्रोसेस के या किसी बजटिंग के सवाल में वर्ड भी लिखा आया था कि एंटिटी फॉलोज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये तो कह लें फिरके हैं, मसलक हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े बूढ़ों में से एक स्कूल ऑफ थॉट मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो ये तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में है। चैप्टर 5 क्या था? चैप्टर 5 ये था कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए आपको और प्रॉफिट रिकंसाइल करना आना चाहिए। तो इसको मैं कहूंगा कि चैप्टर 5 का सवाल है। अच्छा, अब ये जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के तहत इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी सीख ली, और इस सवाल की टिपिकल पहचान ये है कि दोनों की इनकम स्टेटमेंट मांगी है और रिकंसिलिएशन मांगी है। इसी स्टाइल के क्वेश्चन और टॉपिक्स के साथ मर्ज भी हो सकते हैं।
हो चुके हैं। अब तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? जो जो पढ़ लिया ना उसके साथ ये मर्ज हो सकते हैं। जैसे बजटिंग के साथ मर्ज हो सकते हैं, यानी सवाल की रिक्वायरमेंट यही है बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना दें, लेकिन बजट के साथ मिक्स होने से क्या मुराद है? अभी तक जो सवाल कर रहे थे उन सब में डाटा एक्चुअल था ना, अब क्या होगा? अब बजटेड होगा, और इसकी मुश्किलें भी आपको बजट बजट वाली फील होंगी। इसी तरह से ये प्रोसेस के साथ भी मिक्स हो सकता है। क्या फर्क पड़ेगा सवाल में? कहां पर क्या डिफरेंस आएगा? प्रोसेस के साथ मिक्स हो गए, मसला ये आएगा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम जो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिख रहे थे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिख रहे थे, इसके लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट भी चाहिए थी, तो वो पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस की तरह निकलेगी। कैसे? क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, तो यहां प्रोसेस मिक्स हो जाएगा। फिर ये चैप्टर मिक्स हो जाता है, हो सकता है, होता है नॉर्मली वेरिएंस के साथ। तो वेरिएंस तो मैंने आपको कराना ही है अभी। अच्छा, ये तो मैंने आपको कराना है, तो इस पे तो भी बात ही नहीं कर रहा, ये तो मैंने कल से कराना है। इन दोनों में से पहले किसका होमवर्क दे दूं? बजटिंग का। चलें पहले बजटिंग की बात कर लेते हैं। अब इनमें बजटिंग की बात कर लो पहले। बजटिंग तो जो अभी तक इस चैप्टर 5 में सीखा सब वैसे ही होगा, बस सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि पहले आप जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे उसकी जगह पर अब बजटेड यूज कर रहे होंगे, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। लिख लें ये बात कि जो चैप्टर 5 में अभी तक सीखा है ये सब वही है, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि पहले आप जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जहां जहां आप एक्चुअल चीज यूज कर रहे थे ना, कहां का एक्चुअल यूज कर रहे थे, यूनिट सारे एक्चुअल थे, अब बजटेड होंगे। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए फिक्स्ड ओवरहेड कौन से माइनस हो रहे थे? एक्चुअल, अब कौन से होंगे? बजटेड होंगे। एब्जॉर्प्शन के अंदर अंडर ओवर अप्लाइड लेते हुए अप्लाइड में से क्या माइनस कर रहे थे? एक्चुअल, अब क्या कर रहे होंगे? बजटेड। अप्लाइड कैसे निकाल रहे थे? ओ ए आर इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, अब क्या कर रहे होंगे? ओ आर इंटू बजटेड प्रोडक्शन। तो जितना कुछ भी चैप्टर 5 में अब तक किया है सब वही है, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि एक्चुअल डाटा की जगह बजटेड डाटा आ जाएगा। जहां जहां जो जो एक्चुअल लिखा करते थे वहां वहां उसकी जगह बजटेड आना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए एक सवाल होमवर्क दे देता हूं, ये कराइए कल फिर प्रोसेस कॉस्टिंग बता के कि इस चैप्टर को अगर प्रोसेस के साथ मिक्स किया जाए तो कहां क्या फर्क पड़ेगा, फिर इसका भी होमवर्क दे दूंगा। तो आज मैं आपको बजटिंग मिक्स वाले का एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क है जिनके पास पैक की बुक है, उसमें पेज 94 पे, जिनके पास पैक की बुक है, आप इसको ना बजट के सवाल की नियत करके सॉल्व करिएगा कि मैं बजट का सवाल कर रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए। तो आप ये बजट के सवाल की नियत करेंगे ना, तो फिर वो जो आपके स्किल्स बने हुए थे ना बजटिंग में, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। वो जो लेबर की अजीब अजीब कैलकुलेशन थी, जो मटेरियल की अजीब सी कैलकुलेशन थी, अब ये बजट वाला सवाल समझ के करेंगे आप, तो आपको मुश्किल भी वैसे ही लगेगा। ये जिनके पास पैक की बुक है, पेज 94 पे, क्लास वर्क 5, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड, पाक पेपर का ही है ये सवाल, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड। राइस की बुक में पेज
पेज 207 पे क्वेश्चन नंबर 3, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड। आई कैप में भी एक सवाल मौजूद है। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये सवाल था 4.5, और जिनके पास नया आई कैप की बुक है उसमें भी ये यकीनन होगा, तो ढूंढ ही लेंगे आप। इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ब्रैकेट्स में सॉल्व किया हुआ है। तो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया ये वर्किंग्स वगैरह उसी तरह से सॉल्व करके सॉल्यूशन मैं इसका फिर आपके लिए वहां अपलोड कर दिया पीडीएफ में। सॉल्यूशन सही है, जो आई कैप का है सब सही है, सिर्फ फॉर्मेट उस तरह का है जिस तरह जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बस उस तरह से बता रहा हूँ जिस तरह वर्किंग सिखाई है, उसी पैटर्न पे फिर सॉल्व करके दे रहा हूँ। बाकी जो आई कैप का सॉल्यूशन है उसमें ब्रैकेट्स में ज्यादा काम किए हुए हैं, फॉर्मेट्स में थोड़ी सी लाइनें ऊपर नीचे हैं, तो बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको उसी पैटर्न पे जिस तरह सिखाया है वो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, चलें, ये वाला चैप्टर बस एंड हो गया, और कल से मैं इंशाल्लाह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस ये शुरू करा रहा हूं। अच्छा, वेरिएंस में फार्मूले हैं बहुत ज्यादा जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं बोर्ड पे समझाने के लिए फार्मूले लिख जरूर दिया करूंगा, लेकिन चूंकि वो फार्मूले बहुत टेक्निकल और बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपने कोई फार्मूले में कोई आपको याद करने में कोई एक अल्फ़ाबेट का भी हेर फेर हो गया तो फार्मूला बदल जाता है। तो इसलिए मैं एहतियात करते हुए रिस्क नहीं ले रहा, तो मैं उसके नोट्स आपको पीडीएफ में दे दूंगा। बोर्ड पे मैं ज़रूर लिखा करूंगा, लेकिन एहतियात करते हुए मैं उसके नोट्स दे दूंगा आपको, वो फार्मूला याद करने हैं आपने। अच्छा, एक ना हमारे यहाँ बहुत रिवाज है, एक माशरती खराबी है, एक दूसरे को एक्सपोज कर, अगर किसी को किसी की बुराई पता चल गई है तो वो सबके सामने लाना, और दोस्तों में तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर 2 4 5 दोस्त बैठे बात कर रहे हैं तो शुगल ही तब लगेगा जब एक के राज दूसरा फाश कर रहा होगा, और वहां पर बैठ के फिर वो हंस रहे होंगे, शुगल लगा रहे होंगे। इसमें दो बातें हैं, एक होती है गीबत। गीबत होती है कि अगर किसी में कोई बुराई है और उसके पीठ पीछे वो बुराई बयान की जा रही है तो ये गीबत है। इससे अगला दर्जा है बोहतान का। वो होता है कि अगर किसी की बुराई हम बयान कर रहे हैं और वो बुराई उसमें है ही नहीं, झूठी बात है, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी बंदे के बारे में एकदम से कोई गलत चीज़ लाता है और फिर सब लोग उसको नेकी समझ के शेयर करना शुरू कर देते हैं बगैर तहकीक के। तो ये बोहतान है और ये तो गुनाह अजीम है। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ होती है चुगलखोरी। चुगलखोरी ये होती है कि अगर हम किसी की शिकायत लगाने, जैसे छोटे बच्चों में बात बहुत ज़्यादा होती है, फ़ौरन शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं कि भाई ने ये किया, बहन ने ये किया, चुगलखोरी होती है। बड़ों में भी ये बात है कि तुझे पता फलाना ये करता है, जो शिकायत लगा दी उसकी फ़ौरन ला के। तो सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, जो चुगली करता है वो नहीं जाएगा। और ये जितनी अहादीस आयात जिनमें हमें इस तरह की वईदें मिलती हैं कि इतनी सज़ा मिलेगी, ये
तब हैं अगर इनको कंटिन्यू रखा, मर गए और एंड पे हिसाब किताब हुआ। अदरवाइज तौबा करके सब साफ है। लेकिन तौबा क्या होती है? तौबा वो होती है जिसमें हम शर्मिंदा हों, वाकई शर्मिंदा हों, अल्लाह के यहाँ नादिम हो इस बात पे, माफी मांगे, अपनी शर्मिंदगी, शर्मिंदा हो, माफी मांगे और आइंदा ना करने का वादा करें। ये तौबा होती है। अगर हम लोग आइंदा ना करने का वादा कर रहे हैं तो इसमें इंक्लूडेड है कि जिन हालात में हम वो गुनाह करते थे उससे हटने की भी मैयर्स लिए जाएं। जैसे अगर कोई दोस्तों की महफिल ऐसी है जहां पर सिर्फ गंदे काम ही होते हैं, अब आपको बाद में एहसास हुआ कि ये तो बहुत गुनाह वाले काम हो रहे हैं, तो तौबा ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ पहले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा होना भी ज़रूरी है, शर्तें हैं तौबा की, शर्मिंदा हो, नादिम हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे, सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, माफ़ी भी मांगनी है, और वायदा करें कि आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा, अब उस आइंदा ना करने के वादे में ये भी शामिल है कि फिर आप उस महफिल में जाना छोड़ दें, वरना अगर आप रोज उसी तरह गप्पे मारते हुए महफिल में बैठेंगे तो फिर ये वादा नहीं हुआ ना गुनाह से बचने का, मैयर्स भी शामिल हैं। तो ये जितने गुनाह होते हैं, जितनी खराबियां हैं जिनके बारे में ये हमें वईदें मिलती हैं कि जन्नत में नहीं जाएगा, इतनी इतनी सजाएं हैं, तौबा इन सबको माफ कर सकती है। लेकिन तौबा हो। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।